अन्योन्य क्रिया बनलेखी के बारे में अध्ययन करेंगे। इट इज नोन एज, इसे हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन क्रोमैटोग्राफी भी कहते हैं। ये एक बनलेखी इस आधार पे विकसित की गई है कि हर प्रोटीन पर जल विरागी समूह होते हैं जो कि इस कारण से उपस्थित होते हैं क्योंकि उन प्रोटीन में अध्रुवीय अमीनो अम्ल अवशिष्ट उपस्थित होते हैं। ये अध्रुवीय अमीनो अम्ल जिनके कारण जल विरागी समूह उपस्थित हैं, ये प्रोटीन की सतह पर बिखरे हुए होते हैं, जिसके कारण हर प्रोटीन को विशिष्ट गुण प्राप्त होता है जलीय विलयन में। और ये जो जल विरागी समूह है, इनके ऊपर एक पतली परत जल के अणुओं की उपस्थित होती है जो इनको ढक लेती है, आच्छादित कर देती है हाइड्रोफोबिक समूह को। तो ये जो समूह है जल विरागी समूह, इन्हें हम एक्सपोज कर सकते हैं यदि हम माध्यम में जिसमें ये इस प्रकार की प्रोटीन उपस्थित है उसमें अमोनियम सल्फेट लवण डालें तो अमोनियम सल्फेट लवण जो है जल के अणु को अपनी ओर ले लेगा और इस कारण से जो जल विरागी समूह है प्रोटीन की सतह पे वो खुल जाएंगे और एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया कर पाएंगे। तो भिन्न प्रोटीन के अणुओं पर उपस्थित जल विरागी समूह एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करते हैं जिसके कारण प्रोटीन का अवक्षेपण हो जाता है। इसे हम सॉल्टिंग आउट ऑफ प्रोटीन बोलते हैं, जिसमें हम अमोनियम सल्फेट का उपयोग करते हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन क्रोमैटोग्राफी में हम प्रोटीन अन्योन्य क्रिया के स्थल पर हाइड्रोफोबिक समूह जो प्रोटीन का उपस्थित है उन्हें मैट्रिक्स पर उपस्थित हाइड्रोफोबिक समूह जल विरागी समूह से अन्योन्य क्रिया कराते हैं और इस प्रकार आधार पे हम प्रोटीन का पृथक्करण करते हैं। जो प्रायः स्थिर प्रावस्था में समूह जल विरागी समूह का उपयोग होता है वो एल्किल समूह होते हैं, जैसे कि हेक्साइल या ऑक्टाइड समूह हो सकते हैं, या फिनाइल समूह जो कि एग्रोस से बंधित होते हैं, एग्रोस मैट्रिक्स से बंधित होते हैं। कमर्शियली जो मिलते हैं उपलब्ध होते हैं मैट्रिक्स, उनके उदाहरण है फिनाइल सेफ्रोज, फिनाइल एसपीडब्ल्यू जो कि कम दाब वाली हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन क्रोमैटोग्राफी में इनका उपयोग होता है, जबकि बायोजेल टीएसके, फिनाइल और स्पीरोजेल टीएसके का उपयोग उच्च दाब वाली वर्णलेखी हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमैटोग्राफी में होता है। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन क्रोमैटोग्राफी में ये आवश्यक है कि लवण आयन उपस्थित हो क्योंकि वही अपने को वही जल के अणु को अपनी ओर खींच लेते हैं, जिसके कारण जल विरागी समूह जो प्रोटीन में उपस्थित है वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो इसलिए ये वर्णलेखी प्रायः अमोनियम सल्फेट फ्रैक्शनेशन स्टेप चरण जो होता है प्रोटीन शुद्धिकरण में उसके पश्चात की जाती है, क्योंकि तब प्रोटीन विलयन में अमोनियम सल्फेट आयन पहले से उपस्थित होते हैं, तो उसके पश्चात ये चरण किया जाता है। इस प्रक्रिया को और मैक्सिमाइज करने के लिए और एडवांटेजेस बनाने के लिए यह आवश्यक होता है कि हम प्रोटीन के विलयन का पीएच जो है वो समविद्युत बिंदु पर ला दें। समविद्युत बिंदु पर जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होते हैं वो समान हो जाते हैं और एंजाइम प्रोटीन जो है अपने ज़्विटा आयनिक फॉर्म पे रहती है, तो कोई नेट चार्ज नहीं होता है और सबसे कम विलयता उस अवस्था में दिखाती है प्रोटीन। जब ऐसी प्रोटीन्स को हम स्थिर प्रावस्था पे अधिशोषित करते हैं तो फिर उसके बाद अधिशोषण के बाद वो प्रोटीन जो है अपने हाइड्रोफोबिक जल विरागी समूह से मैट्रिक्स के जल विरागी समूह से जुड़ जाती हैं और फिर उन प्रोटीन्स का हम इल्यूशन करते हैं। इल्यूशन मतलब उनको निकालते हैं कॉलम से। तो ये कई विधियों द्वारा किया जा सकता है, या तो हम आयनिक क्षमता घटा दें या पीएच बढ़ा दें। पीएच बढ़ाने से क्या होता है, क्योंकि प्रोटीन में दोनों अमीनो कार्बोक्सिल समूह उपस्थित है तो पीएच बढ़ाने से उन पर उपस्थित आवेश आ जाते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु से अधिक पीएच होगा तो उन पर ऋणात्मक आवेश आ जाएंगे, जिसके कारण उनकी हाइड्रोफिलिसिटी जल में विलयता बढ़ जाएगी और प्रोटीन से इल्यूट होकर मैट्रिक्स से पृथक होकर इल्यूट होकर कॉलम से बाहर आ जाएगी। अथवा हम सिलेक्टिव डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, विस्थापन कर सकते हैं एक ऐसे विस्थापक अणु के द्वारा जिसमें कहीं अधिक जल विरागी समूह उपस्थित है जो कि प्रोटीन को विस्थापित करके स्वयं मैट्रिक्स के जल विरागी समूह से जुड़ सकता है। इसमें उदाहरण आते हैं नॉन आयनिक डिटर्जेंट के, जैसे क्लीन 20 या ट्राइटोनेक्स, या फिर एलिफैटिक अल्कोहल्स का उपयोग कर सकते हैं जैसे कि ब्यूटेनॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल, या एलिफैटिक अमीन्स का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें एक कठिनाई आती है क्योंकि हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन क्रोमैटोग्राफी
क्रोमैटोग्राफी में इस प्रकार की जो एवोल्यूशन परिस्थितियां हैं वो कुछ प्रोटीन का विकृतीकरण कर देती है, क्योंकि यहाँ पे हम कार्बनिक विलायक का उपयोग कर रहे हैं, तो कार्बनिक विलायक कई बार प्रोटीन का विकृतीकरण कर देते हैं, इस कारण से ये प्रॉब्लम आ सकती है। सेकेंड प्रॉब्लम ये होती है कि ये परिस्थितियां कुछ प्रयोग में कार्य करती हैं और कुछ प्रयोगों में ये कार्य नहीं करती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इस विधि के द्वारा प्रोटीन पूर्णतया शुद्ध हो जाएगी। इस विधि के अनुप्रयोग है, ये प्रोटीन शुद्धिकरण के लिए इस विधि का उपयोग होता है। इस विधि के द्वारा जिन प्रोटीन्स का शुद्धिकरण किया गया है वो एल्डोलेज, ट्रांसफेरिन, साइटोक्रोम C और थायरोग्लोबुलिन है।